नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोग आर ओ ए आर ओ का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारी पार्ट 1 सीरीज है। इसके बाद इसकी लगातार सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। री एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। लगभग इसकी डेट जो है 22 दिसंबर के करीब में नियर अबाउट सेट की गई है। 22 दिसंबर यानी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर तक हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और डेफिनेटली है कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। जो है प्री मेंस दोनों के लिए जो है इसमें ये एमसीक्यू के रूप में इसकी क्लासेस चलेगी जो है, और बहुत सारी क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हिंदी के लिए अलग क्लासेस चलेगी। तो आइए इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये महावीर स्वामी जो थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनसे पहले 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था जो है। और ये काशी के शासक जो थे, इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था, इनके पिता जो थे, पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन नाम था। और इनकी माता का नाम जो था, ये माता का नाम था महारानी वामा। वामा नाम था, वामा। और इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सर्प था। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सर्प था। इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। तो इनका राइट आंसर होगा यहाँ पे वाराणसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अशोक के जो मतलब इसमें पूछा दक्षिण भारतीय अशोक के जो अभिलेख है उसमें किस अभिलेख में जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में हुआ था। तो इसमें अशोक का जो अभिलेख था, अभिषेक का दूसरे और 13वें अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों के, जैसे चोल राज्य हुए, और उसके बाद जो है पांड्य हुए, ये इन सब पांड्य हुए। उसके बाद सती पुत्र, इसकी सूचना जो है मिलती है इनके अभिलेख से जो है। तो इसमें क्या होगा? दूसरे अभिलेख से मिलती है। और 13वें अभिलेख, एक खास बात याद रखिए, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में हमको पता चलता है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में हमको उनके जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दूसरा होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विव शव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुंतामी, धौलावीरा, लोधल, और इसका एक ऑप्शन डी है, वो डी ऑप्शन छूट गया है। इसका जो चौथा है ऑप्शन, ये है कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारा क्या है? लोथल। यानी ये क्या है? लोथल है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लोथल जो कहाँ पर पाया जाता है? ये है गुजरात में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसके बाद इसके जो यहाँ पर कौन किस किस, देखिए,
गुजरात में है लोथल, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें पाई गई हैं। यहाँ पे क्या पाई गए हैं, जैसे देखो बंदरगाह है, बंदरगाह है, यहाँ पर क्या है, बंदरगाह, बंदरगाह है। उसके बाद क्या है, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से ही हैं, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ पे फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर, फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर मिली है। और भी घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली है। लोथल जो है भगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ पर है, कौन सी नदी है, ये ध्यान रखिएगा, भोगवा, भोगवा नदी है, भोगवा नदी कौन सी है, भोगवा नदी के तट पर है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज, लोथल की जो खोज हुई थी, लोथल की खोज जो हुई थी, वो खोज को सन 1955 ईस्वी में, 55 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने की थी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगज कोई से, बैमीलोन से, बिसोटोन से। तो इसका राइट आंसर यहां पर है बोगज गोई से। 14वीं शताब्दी पूर्व कुछ ऐसे अभिलेख मिले थे, 14वीं शताब्दी में कुछ ऐसे अभिलेख मिले हुए थे जिसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख था जिनके नाम क्या थे, आर्यों जैसे थे। और इसमें साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र के लिए वरुण, नात्स्य देवताओं का आवाहन वर्णित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने लगभग 1538 से लेकर 45 ईस्वी तक, 45 ईस्वी तक मध्य दिल्ली के पुराना किला, जिसे किला एक कोहना भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। तो इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है किला, किला ए कोहना, ए कोहना, कोहना, कोहना। इसका निर्माण इन्होंने शेरशाह सूरी ने कराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, कोल्हापुर, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर। इसका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में हुआ था। कहाँ, रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ किले में हुआ था, रायगढ़ किले में। यहाँ जो उस समय के महान पंडित थे विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक, उनके जो उस समय के पंडित थे विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, उर्फ क्या नाम था इनका, गंगा भट्ट, गंगा भट्ट, इन्होंने ही इनका क्षत्रिय घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक कराया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था,
खिलजी, लोदी, तुगलक, सैयद। इसका राइट आंसर है, जो सल्तनत शासकों में है, अफगान मूल का लोदी वंश था। क्या था? लोदी वंश था। इस वंश के कुछ शासक हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर लें, जो क्रमशः हुए हैं। सबसे पहले हुए हैं बहलोल लोदी, बहलोल खान लोदी। इनका जो सन है ये 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट जो इसमें है वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। इसका जो शासनकाल था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में जो था वो क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के किस सन में था? 1517 से लेकर के ये 1526 ईस्वी तक इसका शासन था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन, और डी ऑप्शन है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले सल्तनत काल के शासकों में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। और इसने सबसे पहला शासक था जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं सदी ईस्वी में, 13वीं सदी ईस्वी में, 14वीं सदी ईस्वी में, 16वीं सदी ईस्वी में। जो बहमनी राज्य है, बहमनी राज्य उसकी स्थापना बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 14वीं सदी में हुई थी। और जफर खां नामक एक सरदार थे। 1900 जफर खां ने, जिनका नाम था हसन गंगू, इन्होंने सन 1347 ईस्वी में बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठे और इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी।
और गुलबर्ग को संस्थापित इन्होंने किया था और उसको अपनी राजधानी बनाया। उसका नाम एहसानाबाद भी इन्होंने रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? मुल्ला शेरी, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी किसके शासनकाल में थे? अकबर। अकबर के शासनकाल में बदायूनी थे। अब जैसे कुछ हैं, राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का किया था। फैजी ने गणित की पुस्तक जो थी उसका लीलावती उसको इन्होंने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजा के बावरी किया। इन सब का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारिंद घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। इसका राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति से। देखिए, अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो पी मित्रा और प्लस पुलिन दास ने मिलकर द्वारा की थी। उन्नीस 1907 में इस संगठन को बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का जो है उन्होंने दोबारा से गठन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, जी.के. गोखले, अनंत पटवर्धन, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना पूना में की थी। कहां पे की थी? पूना में की थी। और इनका उद्देश्य था कि भारत की सेवा के लिए प्रचारक के रूप में संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता को जो है सच्चे हितों के उनको प्रोत्साहन को उनकी जानकारी मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी वो उन्होंने तमिलनाडु के एक जिला था बारामहल, और वहां पर अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व संग्रहण हेतु इस नीति को लागू किया गया था। इसके जो जन्मदाता हैं
रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये इसके जन्मदाता। तो जो शुरुआत हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की वो मद्रास प्रेसिडेंसी से हुई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से। और ये धीरे धीरे ये व्यवस्था फैलती गई पूर्वी बंगाल, बंबई के कुछ हिस्सों, असम, कर्नाटक, और ये व्यवस्था के अंतर्गत भारत जो है, ब्रिटिश भारत जो है, लगभग 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू हो गई थी पूरी। अगस्त 1947, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और इसका डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्रता हो गई और महात्मा गांधी उसके किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और वो विभाजन को नहीं चाहते थे, और उसी समय वो पश्चिम बंगाल में थे, इसलिए उनकी हालात बहुत ही क्षुब्ध थी, बहुत ही वो असहनीय थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो इसलिए वो दुखी थे, इसलिए भारत पाकिस्तान के विभाजन से, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो किसी भी समारोह में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, और अगला ऑप्शन है यहां पर जो छुप गया है वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है दादा भाई। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1904 से लगातार भारत पर स्वशासन देने पर बल दिया था, मतलब लगातार वो कह रहे थे कि भारत का स्वशासन है। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, कांशीराम, राजा राम मोहन राय। देखिए, इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 15 मई 1936 को 1936 में यह बुक प्रकाशित हुई, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई पुस्तक लिखी थी,
पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव यू इनटू द अनटचेबिलिटी नामक पुस्तक और भी पुस्तकें इन्होंने लिखी। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली आंदोलन, नमक सत्याग्रह। इसमें डी ऑप्शन है नमक सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी में चुनाव जीत गए और गांधी जी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष न बने। जो त्रिपुरी संकट के बाद जो कांग्रेस की अध्यक्षता से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में वहां से हटने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा 1939। जो त्रिपुरी का अधिवेशन था, 1939 का जो अधिवेशन था, वहां पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे, बट गांधी जी की असहमति थी। इस वजह से इन्होंने उस अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया और आगे चलकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो एक संगठन था, ये वामपंथी विचारधारा का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, सितंबर 1946, अगस्त 1946, अक्टूबर 1946। तो इसका राइट आंसर है अगस्त 1946। अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और 2 सितंबर 1946 में इसका गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 में इसका गठन। इसमें प्रधानमंत्री पद नहीं था, जो इसमें प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उसको उपाध्यक्ष कहा गया था। जो प्रधानमंत्री के पद तो नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को वहां पर उपाध्यक्ष कहा गया था। लीडर कौन कर रहा था? उपाध्यक्ष ही कर रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। तो इसका जो राइट आंसर है ये हिमालय है। इसका राइट आंसर है गंगा डेल्टा। सॉरी, इसका राइट आंसर है गंगा डेल्टा। भारत में कुल 7 भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं। इसमें नहीं पूछा है, इसमें
क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है, तो गंगा डेल्टा नहीं है। अब जो 7 भूतापीय क्षेत्र पाए गए हैं उसमें से कौन कौन सा है, तो पहला क्या है, हिमालय, हिमालय। दूसरा क्या है, खंभात, खंभात। तीसरा है सोन, नर्मदा, ताप्ती, डेल्टा। सोन, नर्मदा, ताप्ती, डेल्टा। चौथा जो पॉइंट है वो है सुहाना। पांचवा है पश्चिमी तट। छठा है गोदावरी। और सातवां है महानदी डेल्टा। सातवां क्या है, महानदी डेल्टा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। तो जो इसका राइट आंसर है वो एंडीज। एंडीज जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये 7200 किलोमीटर है। और ये कहाँ है, ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका में है। रॉकी की जो है वो लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर। हिमालय की 2400 किलोमीटर। और जो आल्प्स है इसकी लगभग 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर है एंडीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, अलकनंदा व पिंडर। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी ये नदियां मिलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान ने अपने देश में रखा है कि 70% भाग पर आप वन लगाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है,
भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है कौन कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। तो इसमें जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो क्या है? सलसेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में है 14%, 14.1%, 14.2%, 14.3%। तो इसका राइट आंसर है 14.2%। ये भी अनुपात जो मैं दिखा रहा हूं ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आज के हमारा जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है और इसके आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी RO एग्जाम तक और इस सीरीज का आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और भी अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।